नमस्कार दोस्तों, फनिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के ऊपर। बेसिकली ये श्रोडिंगर इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। अभी श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हमें पता चलता है कोई भी क्वांटम सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है, वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होता है एंड हम अलग अलग सिनेरियोज में ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा चेंज हो रहा है। अभी कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे सिंपलेस्ट केस से शुरू करते हैं, राइट? तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे विथ एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बेसिकली एक वेल जैसा है जिसके जो बाउंड्रीज है या फिर जो बॉर्डर्स है वहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। अभी इस सिनेरियो में हम अज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल इस वेल के अंदर फंस गया है। अब ये पार्टिकल इस वेल में मूव करेगा और जब भी वो बाउंड्री को टच करेगा, क्योंकि बाउंड्री में पोटेंशियल मेरा इनफाइनाइट है, वो रिफ्लेक्ट या टकरा के वापस पीछे आएगा, अभी दूसरे बाउंड्री में टकरा के वापस पहुंच जाएगा। बेसिकली इस वेल के अंदर वो कैद हो गया है। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहती हूँ तो सपोज ये जो वेल है उसका विड्थ ए है, ए यूनिट्स। सो ए के बाहर और ज़ीरो के दूसरे पार मेरा पोटेंशियल इनफाइनाइट है और ए और ज़ीरो के बीच में पोटेंशियल कंप्लीटली ज़ीरो है। ऑल्सो एक कंडीशन है कि जो मेरा वेव फंक्शन है वो पोटेंशियल के बाहर कंप्लीटली ज़ीरो है, मतलब वो पार्टिकल वेल के बाहर दिखेगा ही नहीं। तो अभी हमारा एजेंडा है कि इस सिस्टम को स्टडी करना, बेसिकली इस पार्टिकल को स्टडी करना। पार्टिकल को स्टडी करना यानी हमें उसका एनर्जी कैसा है वो हमें पता लगाना है और जो आइगन वेक्टर्स है या आइगन स्टेट्स है या जो वेव फंक्शन का फॉर्म है वो हमें देखना है। तो पहले हम शुरू करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। अभी टेक्निकली जब भी हम किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं हम सारे केसेस कंसिडर करते हैं। पार्टिकल अगर अंदर रहेगा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, पार्टिकल अगर बाहर रहेगा तो उसका कैसा बिहेवियर रहेगा। बट इस केस में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि पार्टिकल वेल के बाहर होगा ही नहीं। सो हम सेफली जो आउटसाइड सिस्टम है उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी बचता है अंदर का रीजन जहाँ पे मेरा पोटेंशियल ज़ीरो है। लो, हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और ये जो टर्म है 2me/h क्रॉस स्क्वायर, इसको मैं बस एक सब्स्टिट्यूशन करती हूँ k स्क्वायर, वेर k एक्चुअली दिस इज नॉट k स्क्वायर, दिस इज k। सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट लुक्स समवॉट लाइक दिस। इट्स कंप्लीटली साइन्यूसॉइडल, psi of x is equal to a sin x plus b cos x। अभी एनर्जी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम इससे। उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना होगा। अभी बाउंड्री कंडीशंस का एक चीज़ है कि बाउंड्री में जो वेव फंक्शन है psi दैट शुड बी कंटिन्यूअस, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो उसका डेरिवेटिव है, स्पेस डेरिवेटिव है dψ/dx, वो भी कंटिन्यूअस है। पर ये जो दूसरा केस है उसका एक एक्सेप्शन है कि जब मेरा पोटेंशियल बाउंड्री में इन्फिनिटी होता है तब ये कंडीशन लागू नहीं होता। सो सिंस ऑलरेडी हमारे पास बाउंड्री में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लेट्स नॉट लुक इनटू द सेकेंड कंडीशन।
वी विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे बाउंड्री में मेरा वेव फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी कि जो वेव फंक्शन मेरे बाउंड्री के एक साइड में है वही वेव फंक्शन दूसरे साइड में भी है। तो अभी दूसरे साइड यानी कि जहाँ पे मेरा पोटेंशियल इन्फिनिटी है वहाँ पर वेव फंक्शन ज़ीरो है, यानी कि इस बाउंड्री में जो मेरा वेव फंक्शन है a sin के x प्लस b cos के x वो तो ज़ीरो के बराबर है। अभी यहाँ पे x ज़ीरो है, यानी कि ये जो पहला टर्म है वो साइन की वजह से ज़ीरो हो जाएगा और जो दूसरा टर्म है b cos ज़ीरो, इससे हमें मिलता है b यानी कि जो कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अबे यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है कि a ज़ीरो के बराबर है, a कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो मेरा इस केस से वेव फंक्शन आता है साई एक्स इज इक्वल टू a sin kx। अभी दूसरे कंडीशन की ओर जाते हैं। दूसरे कंडीशन में जो बाउंड्री के उस पार है यानी कि इन्फिनिटी के ओर, वहाँ पे वापस मेरा जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर है। तो अभी जो हमें वेव फंक्शन का फॉर्म मिला है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a sin kx, क्योंकि हर जगह पे b ज़ीरो के बराबर है, तो इससे यहाँ पे मिलता है a sin kx इक्वल टू ज़ीरो। अभी इसका मतलब दो चीज़ है, या तो a ज़ीरो के बराबर है या फिर sin kx ज़ीरो के बराबर है। अब a ज़ीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वेव फंक्शन तो अंदर होगा भी नहीं। इसीलिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जो sin kx है वो ज़ीरो के बराबर हो। चलिए, तो इससे हमें मिलता है kx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। साइन तब ज़ीरो होता है जब भी थीटा ज़ीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो या फिर n पाई हो। अब बेसिकली हमें k का वैल्यू ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी आइगन वैल्यू ढूंढ रहे हैं, और अगर आप थोड़ा पीछे स्क्रॉल करके देखोगे तो k इज बेसिकली ट्वाइस me का रूट बाय h कट। सो बेसिकली एनर्जी आइगन वैल्यू उस k में बसा हुआ है। तो अब अगर k का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी कैन लॉजिकली थिंक अबाउट इट। k ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली साइन के ए हमेशा ज़ीरो हो जाएगा हर जगह, इसलिए k इक्वल टू ज़ीरो रूल्ड आउट। बाकी बचता है k a इज इक्वल टू n पाई। इससे हमें मिलता है k इज इक्वल टू n पाई बाय a, विच इज़ अ प्रिटी गुड सोल्यूशन। k का जो वैल्यू हमें पहले सब्सटीट्यूट किया था रूट ऑफ ट्वाइस me बाय h कट, वही हम सब्सटीट्यूट करेंगे और रीअरेंज करने पर हमें एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्म मिलता है। इस पर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, उसके पहले हम वेव फंक्शन का जो फॉर्म है वो भी निकाल देंगे। साई हमें पहले मिला था a sin kx। अभी a जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि मेरा जो वेव फंक्शन का जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर हो। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो वेव फंक्शन है उसके नॉर्म को हम उस गिवन रीजन में इंटीग्रेट करेंगे। अभी क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो केवल एक ही वेरिएबल है dx। वेव फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे इन द रीजन 0 to a, और ये रहा नॉर्म ऑफ साई। नॉर्म यानी कि कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन का कॉन्जुगेट। सो यहाँ पर a जो है उसको हम साइड में रख देंगे एक सेकेंड के लिए। साइन जो है वो एक रियल फंक्शन है, तो साइन एंड साइन स्टार, साइन कॉन्जुगेट बोथ आर बेसिकली सेम, तो मैं इसको साइन स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकती हूँ। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, बस डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, और इंटीग्रेट करने पर कुछ ऐसा मिलता है।
ये सब 1 के बराबर है। अब इससे हमें मिलता है कि a का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2/a है। तो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और इसे हम जो इक्वेशन है वेव फंक्शन का उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स विल नाउ बी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ n pi x by l. This is the equation of wave function, or the form of the wave function for a particle trapped in an infinite potential well. अब हम चर्चा करते हैं इन इक्वेशंस के ऊपर। सबसे पहले एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी हमको मिला n² h² पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी चला जा सकता है ना। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी है दैट इज अ कंटिन्यूस पैरामीटर। अगर किसी चीज़ का एनर्जी 11.1 है जूल्स, तो फिर वो 11.11 जूल्स भी हो सकता है, 11.12 जूल्स भी हो सकता है। बेसिकली एनर्जी इज अ कंटिन्यूस पैरामीटर इन क्लासिकल मैकेनिक्स, पर क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्वांटाइज हो जाता है। एनर्जी कैन ओनली हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी तब होता है जब भी n 1 के बराबर हो। तो इससे हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कुछ ऐसा मिलता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जहाँ पर n इक्वल्स टू 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे n इक्वल्स टू 3, ये केसेस में भी हम एनर्जी और जो वेव फंक्शन है वो निकाल सकते हैं, और किसी भी स्टेट का हम निकाल सकते हैं। अभी हम इसे प्लॉट करते हैं। तो ये रहा E1 जहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है। ये रहा E2, क्योंकि जो E1 और E2 है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि E2 इज 4 टाइम्स E1। सिमिलरली E3 इज 9 टाइम्स E1। सो जो एनर्जीज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। जैसे जैसे एनर्जी मेरा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो भी बढ़ रहा है। अब वेव फंक्शन की बारी। वेव फंक्शन कैसे दिखाई देगा, चलो इस इक्वेशन को देखते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि बाउंड्रीज में जो वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू a में साई ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। अब ज़रा बीच में देखते हैं जहाँ पर x इक्वल्स टू a/2, बेसिकली द हाफ वे पॉइंट, वहाँ पर साइन π/2 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन। सो जो वेव फंक्शन है फॉर ग्राउंड स्टेट वो कुछ इस ढंग का दिखाई देगा। दिस बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर बीच में जो वेव फंक्शन है, जो पार्टिकल है, उसे फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस, ऑफ कोर्स मेरा वेव फंक्शन 0 है। चलो a/2 में देखते हैं, हाफ वे पॉइंट में यहाँ पर भी 0 है। अब हम क्वार्टर वे में देखते हैं, a/4 में वेव फंक्शन इज इक्वल टू 1, 3a/4 में भी वेव फंक्शन इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पर जो
वेव फंक्शन है वो हाफ वेव पॉइंट और बाउंड्रीज दोनों में ज़ीरो है, और जो फाइनल प्लॉट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये बेसिकली बताता है कि जो वेव फंक्शन है, सिंस प्रोबेबिलिटी इज द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हम पाते हैं कि maximum probability of finding a particle in the first excited state will be at the position 3a/4 and a/4. Similarly, E3 का जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस ढंग का दिखाई देगा, और इसी तरह हम अलग अलग स्टेट्स का वेव फंक्शन प्लॉट करके एक आइडिया निकाल सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है उसका ढूंढने का चांसेस किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा रहेगा और किस पोजीशन में या किस रीजन में सबसे कम रहेगा। तो अब तक हम जिस पोटेंशियल वेव के बारे में बात करते आ रहे हैं इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेव। आसान भाषा में यहाँ पर ज़ीरो सेंटर पे नहीं है पर एक बाउंड्री पे है। लेकिन अब अगर मैं एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेव के बारे में बात करूँ जहाँ पर ज़ीरो सेंटर पे है और बाउंड्रीज -a/2 और a/2 पर है, आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है पोटेंशियल वेव का वो सेम ही है a। अब हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, बेसिकली श्रोडिंजर इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पर जो पोटेंशियल है इनसाइड द वेल दैट इज इक्वल टू 0, और जो श्रोडिंजर इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी द सेम, psi इज इक्वल टू a cos kx प्लस b sin kx। अब यहाँ पर जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं तब हम पाएंगे कि जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है उसका फॉर्म सेम रहेगा। इट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी आइगन वैल्यू विच वी फाउंड फॉर द एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेव। पर जब हम वेव फंक्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वी एक्चुअली फाइंड आउट कि हमें दो टाइप ऑफ वेव फंक्शंस मिलते हैं, एक इवन और एक ऑड। और ये जो मैंने लिखा है दैट इज बेसिकली अ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। एंड ये जो इक्वेशन है sin of n pi x by a plus cos of n pi x by a, this is the same thing like a cos kx plus b sin kx, the same thing which we get back। तो जैसे जैसे हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे वैसे मेरा जो वेव फंक्शन का फॉर्म है वो आइदर साइन फंक्शंस में रहेगा या फिर कॉस फंक्शन में रहेगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी n का वैल्यू ऑड रहेगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तब द फंक्शन विच वी गेट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यानी जब हम x को -x के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो फाइनल फंक्शन है वो इनिशियल फंक्शन जैसा ही दिखेगा। और जब n का वैल्यूज इवन है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तब हमें एक साइन फंक्शन मिलता है विच इज़ एन ऑड फंक्शन, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मैं x को -x के साथ सब्स्टिट्यूट करूँ जो फंक्शन है दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ द इनिशियल फंक्शन। एक साइड नोट यहाँ पर, जो इवन फंक्शंस है, इवन वेव फंक्शंस, उन्हें हम सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ऐसे बोलते हैं, एंड जो ऑड वेव फंक्शंस है यानी कि जो साइन वेव फंक्शंस है उसे हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कहते हैं। ये हम वेव फंक्शंस का जो फॉर्म है वो देखकर भी समझ सकते हैं। बेसिकली जो कॉस वेव फंक्शंस है दैट इज सिमेट्रिक, यानी कि ज़ीरो के दोनों तरफ वेव फंक्शन एक मिरर इमेज जैसे बना रहा है। बट जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है द साइन फंक्शन, वो ज़ीरो के दोनों तरफ मिरर इमेज नहीं बना रहा है पर फ्लिप हो रहा है। और अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम वेव फंक्शंस की बात करते हैं। हमें सिमेट्रिक पोटेंशियल वेव में एक ऑल्टरनेट इवन और ऑड वेव फंक्शन या सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस मिलता है, पर
पर एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए हमें ऐसा ऑल्टरनेट बैंड्स नहीं मिलता। एक और चीज़ जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है वो दोनों केसेस के लिए सेम फॉर्म में है। अभी इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल से हम सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में गए, ये बेसिकली हमने एक स्पेस ट्रांसलेशन किया है जहाँ पर x इज़ गोइंग टू -a/2 एंड a इज़ गोइंग टू a-a/2। अभी स्पेशल ट्रांसलेशन में जो डेरिवेटिव है, जो चेंज ऑफ स्पेस है, वो इनवेरिएंट रहता है, यानी कि d/dx दैट इज़ ऑलवेज इनवेरिएंट। और यहाँ पर जो हमें हैमिल्टोनियन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन दी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, क्योंकि पोटेंशियल तो ज़ीरो है इनसाइड द वेल। सो हैमिल्टोनियन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ बेसिकली p²/2m। और हमें ऑलरेडी पता है कि हैमिल्टोनियन और मोमेंटम एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। अब मोमेंटम की अगर बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर स्पेशल ट्रांसलेशन। सो मोमेंटम इनवेरिएंट है तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन भी इनवेरिएंट है। तो इसीलिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें मिलता है दैट इज़ ऑफ द सेम फॉर्म। बट जो वेव फंक्शन है दैट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन द पोजिशन, तो इसीलिए यहाँ पर वेव फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट नोड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जिस किसी भी स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शंस निकालते हैं वहाँ पर n-1 नोड्स होते हैं। दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग दी एंड पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की अगर बात करूँगी psi1, वहाँ पर n मेरा 1 है, सो देयर विल बी नो नोड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे psi2, वहाँ पर 2-1 यानी कि एक नोड यहाँ पर हमें मिलता है। अगेन यहाँ पर हम एंड पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनली कोई भी हम आइगन फंक्शंस कंसिडर करते हैं psi1, psi2, एनीथिंग, दीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एंड विद दैट इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो में आप कुछ सीख पाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।